अंदर आ सकता हूँ। आइए। प्रणाम श्रीमान। प्रणाम, बैठिए। धन्यवाद श्रीमान। संदीप उनियाल, जी ये आपका पूरा नाम है? जी श्रीमान। संदीप उनियाल कहाँ के रहने वाले हो? श्रीमान मैं उत्तराखंड के टिहरी जिले का ग्राम मल्लेरी गोली का निवासी हूँ। टेहरी? जी। उत्तराखंड के अंदर कितने जिले हैं? श्रीमान 13 जिले हैं। 13 जिले हैं जी। और आपका जिला कहाँ पर है उत्तराखंड के हिसाब से? श्रीमान उत्तराखंड के हिसाब से मेरा जो जिला है वो उत्तराखंड के मध्य भाग में आता है। मध्य भाग में आता है? जी श्रीमान। बताइए जरा टेहरी के बारे में। जी श्रीमान, जो टिहरी जिला है वो उत्तराखंड के मध्य भाग में बसा हुआ एक जिला है। इसके पूर्व में रुद्रप्रयाग, पश्चिम में देहरादून, उत्तर में उत्तरकाशी एवं दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। अच्छा श्रीमान, इसकी कोई सीमा है जो कि किसी और देश से लगती है? जी। कौन सी? श्रीमान टिहरी की तो नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की है श्रीमान। कहाँ पर लगती है उत्तराखंड की सीमा? श्रीमान उत्तराखंड की पूर्व में नेपाल से लगती है। हाँ। और उत्तर में चीन से लगती है। उत्तर में चीन से लगती है इस तरह से। अच्छा, आप मुझे जरा अपने बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए कि संदीप उनियाल है कौन? जी श्रीमान, संदीप उनियाल, संदीप श्रीमान जो मेरा नाम है वो सम और द्वीप संस्कृत के 2 शब्दों से बना हुआ है। सम का अनेक अर्थ होते हैं श्रीमान, जिसमें से एक अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान होता है जी। और दीप यानी कि दीपक यानी कि प्रकाश। श्रीमान जो ज्ञान और प्रकाश का समावेश है वही संदीप है श्रीमान। किस किस को ज्ञान दिया है अब तक? श्रीमान अभी तक हमने जो हमारे अनुज हैं उनको हमने ज्ञान दिया है। और जो हम हमसे गुरुकुल में हमसे छोटे रहे हैं उनको भी हमने ज्ञान दिया है श्रीमान। और अपने अभी वर्तमान समय में अपने यजमानों को अपने ज्ञान के द्वारा उनको प्रभावित करते हैं। अच्छा, और आगे बताइए। जी श्रीमान, मेरे पिताजी का नाम श्री मायाराम उनियाल है। मायाराम? जी ठीक है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती कमला देवी है। मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ। हम 4 भाई और एक बहन है। बहन सबसे बड़ी है श्रीमान, उनका विवाह हो चुका है और उनका जो ससुराल है वो रुद्रप्रयाग जिले के पीला में आता है श्रीमान। पीला उनका गाँव। क्या नाम है बहन का? बहन का रीना मेठानी। रीना? जी। उनकी शादी कहाँ हो रखी है? श्रीमान उनकी शादी रुद्रप्रयाग जिले के पीला नामक ग्राम में हुई। तो आपके जीजाजी हैं? जी। क्या करते हैं? जीजाजी एक प्राइवेट कंपनी में श्रीमान काम करते हैं। रुद्रप्रयाग में ही? नहीं श्रीमान, वो देहरादून में काम। वो देहरादून में काम करते हैं? जी। क्या नाम है उनका? विजय मेठानी श्रीमान। अच्छा, कैसे संबंध है उनसे? श्रीमान अच्छे संबंध हैं। अच्छे संबंध हैं उनसे। आगे बढ़िए। जी श्रीमान, मेरे बड़े भाई हैं। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। मेरे सबसे बड़े भाई हैं जो उन्होंने वर्तमान समय में वो हिमालय एक प्राइवेट कंपनी है उसमें कार्यरत हैं। और जो उनसे छोटे वाले भाई हैं वो प्राइवेट कंपनी में एक प्राइवेट सेक्टर में विनफील्ड एक कंपनी है उसमें कार्यरत हैं देहरादून में ही। नाम क्या है आपके भाइयों के? परवीन, सबसे बड़े वाले का नाम अनूप उनियाल है। उनके बाद परवीन उनियाल है। उनके बाद अमित उनियाल है। और मेरा नाम श्रीमान संदीप। अच्छा जी। और बताइए। और श्रीमान जो तीसरे नंबर के मेरे भाई हैं वो अपनी एक दुकान यहाँ पर देहरादून में चलाते हैं। जी। तो आप मतलब नाम के लिए टेहरी के हैं, सबके सब टेहरी छोड़ करके देहरादून आ चुके हैं? नहीं श्रीमान, ऐसा नहीं है कि टिहरी छोड़ करके देहरादून आ चुके हैं। हम समय समय पर वहाँ पर जाते रहते हैं। हमारे माताजी पिताजी अभी वहीं पर रहते हैं। ये माना जाता है कि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी समस्या पलायन है। जी श्रीमान। क्या टेहरी जिला पलायन से प्रभावित है? जी बिल्कुल है श्रीमान। तो फिर आप भी उसमें शामिल हो? पलायन में श्रीमान हम पूर्णतया शामिल नहीं है श्रीमान, क्योंकि हमारे माताजी पिताजी वहीं पर हैं और हमारा पैतृक गांव वहीं पर है और हम वहाँ पर समय समय पर जाते रहते हैं। यहाँ पर श्रीमान हम इसलिए हैं क्योंकि आर्थिक साधन वहाँ पर उचित नहीं है और आज के समय के अनुसार आर्थिक के उसके लिए हमें यहाँ पर रहना पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड की कोई 3 समस्याएं बताइए जी और 2 अच्छाइयां बताइए, जी क्या बताएंगे आप? श्रीमान उत्तराखंड एक अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भारत का प्रमुख राज्यों में से एक राज्य है और यहाँ पर अनेक संस्कृति के लोग एक साथ मिलजुल करके सौहार्द भाव से निवास करते हैं। ठीक है। ये हमारे उत्तराखंड की 2 अच्छाइयाँ हैं श्रीमान। और अगर कमियों की बात करें श्रीमान तो कमियां श्रीमान यहाँ पर एक तो थोड़ा सा रोजगार का साधन। रोजगार, ठीक है। रोजगार का साधन कम है जिसके कारण श्रीमान पलायन की थोड़ा सा समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो रोजगार कम है और पलायन बढ़ रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, और कोई समस्या? समस्या श्रीमान थोड़ा सा ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं श्रीमान आती रहती हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अपने परिवार संयुक्त परिवार में रहते हैं जी,
किससे सबसे नजदीक हैं आप? श्रीमान मैं वैसे तो सभी से नजदीक हूँ, परंतु मेरा एक छोटा भतीजा है और मेरी माता जी हैं जिनके मैं अधिक निकट रहता हूँ। तो भतीजा तो बहुत छोटा होगा। श्रीमान 5 साल का हो गया। 5 साल का है। अच्छा ठीक है, चलिए भतीजे से खैर प्यार प्रेम की बात है, माता जी से बहुत नजदीक है। जी श्रीमान। हैं? तो बताइए अपनी माता जी के बारे में कुछ। श्रीमान मेरी माता जी गृहिणी हैं। उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो सिर्फ 3 तक ही पढ़ पाई है। ठीक है। और वो एक बहुत अच्छी गृहिणी के रूप में कार्य करती हैं, गांव में रहती हैं और उनकी एक अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि वो अपने पैतृक स्थान को छोड़ना नहीं चाहती हैं श्रीमान, और वो घर के कार्य सारे व्यवस्थित रूप से करती हैं। और हमारे इतने हम 4 भाई और एक बहन है, तो सबका ख्याल, इतने बड़े परिवार का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखती है। तो आप अपना पैतृक स्थान क्यों छोड़ना चाहते हो? श्रीमान मैं अपना पैतृक स्थान कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी व्यवस्था के अनुरूप, हमारे शास्त्रों में कहते हैं श्रीमान, देश काल परिस्थिति के अनुरूप कार्य करना चाहिए। तो मैं उसी अनुरूप श्रीमान, आज परिस्थिति ऐसी है कि अभी मुझे आर्थिक उसके लिए अपना घर से थोड़ा बाहर रहना पड़ता है, बाकी मैं अपने पैतृक गांव से जुड़ा हुआ हूँ। कितनी उम्र हो गई अभी आपकी? श्रीमान मेरी 30 वर्ष उम्र हो चुकी है। 30 वर्ष उम्र हो चुकी है। अभी तक आपने अपनी फैमिली के प्रति, अपने परिवार के प्रति क्या योगदान दिया है? जी श्रीमान मैं बचपन से ही मैंने जब पूर्व मध्यमा में प्रवेश किया गुरुकुल में, तो मैं 9वीं क्लास में मैंने प्रवेश किया था। तो मैं तब से बाहर रहा और अपने सारे कार्य अपने आप ही किए, खाना बनाना, अपने कपड़े धुलना, जो भी कार्य थे श्रीमान वो मैंने स्वयं करे हैं। अच्छा। मुझे एक अनुभव हुआ श्रीमान, और जब मैं गांव जाता हूँ तो अपने घर में मतलब सारे कार्य करता हूँ श्रीमान, चाहे वो खेती बाड़ी का हो, चाहे वो घर का हो, और घर में कोई भी कार्यक्रम होता है श्रीमान, तो उसकी रूपरेखा मैं बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से तैयार करता हूँ। आप ये बताइए कि जनरली हमारे गांव में एक कुल देवता होते हैं। जी बिल्कुल। एक ग्राम देवता होते हैं और एक ईश्वर होते हैं। आपके इन तीनों कौन कौन है? जी श्रीमान जो हमारे ग्राम देवता हैं वो घंटाकर्ण देवता हैं, जो हमारे कुल देवता हैं वो देवी हैं श्रीमान हमारी माँ राजराजेश्वरी, और जो हमारे पूरे क्षेत्र के देवता हैं वो भी श्रीमान। तो आपकी कुल देवी जो हैं वो देवी हैं? जी राजराजेश्वरी। जी अच्छा बताइए जरा कुल देवी के बारे में जरा आप। जी श्रीमान जो हमारी कुल देवी है वो राजराजेश्वरी है। वो श्रीमान पहले गढ़वाल क्षेत्र में राजाओं का शासन हुआ करता था, और राजाओं की कुल देवी थी श्रीमान राजराजेश्वरी। वो देवी थी जो राजा की, उसको इसलिए राजराजेश्वरी कहा जाता था क्योंकि वो राजाओं की देवी थी, इसलिए उसको राजराजेश्वरी कहा जाता था। अच्छा। तो श्रीमान बिहार क्षेत्र से, बिहार में मिथिला एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से 2 भाई श्रीमान, एक जयानंद झा और एक विजयानंद झा श्रीमान वहाँ से गढ़वाल आए थे, क्योंकि मिथिला क्षेत्र कर्मकांड के विषय में बहुत अच्छा माना जाना जाता था। तो वहाँ से राजा ने उनको अपने पुरोहित के रूप में नियुक्त किया था, और वो यहाँ पर श्रीमान अपनी सेवा दे रहे थे, राजा की पूजा पाठ में अपनी सेवा दे रहे थे। किस राजा की सेवा कर रहे थे? श्रीमान सर्वप्रथम वो कनकपाल राजा की सेवा में आए थे। सेवा में आए थे। जी श्रीमान। ठीक है आगे बढ़िए। तो वहाँ से श्रीमान उन्होंने यहाँ पर जब अच्छी सेवा, राजा उनकी सेवा से प्रभावित हुए, उनके पूजा पाठ से, तो राजा ने श्रीनगर और पौड़ी के बीच में एक गाँव पड़ता है श्रीमान, ऊनी गाँव। ठीक है। तो वहाँ की जागीर श्रीमान उन्होंने उनको दी, दोनों भाइयों को, और वो वहीं पर निवास करने लगी। फिर उसके पश्चात उनका यहीं पर जीवन यापन हुआ, और ऊनी और श्रीमान ऊनी जिसके गांव के थे वो, तो इसलिए उनको ऊनी नाम से जाना जाता था। और याल जो होता है श्रीमान, वो एक प्रत्येक गढ़वाली में एक प्रत्येक रूप में आता है कि निवास स्थान को जो प्रदर्शित करता है, तो उनियाल के नाम से वो जाने लगे, क्योंकि उन्हीं गांव के रहने वाले थे, इसलिए उनियाल। और क्योंकि वो राजराजेश्वरी को देवी मानते थे और उनकी पूजा करते थे, तो इसलिए वो आपकी कुल देवी हो गई। जी श्रीमान। तो हर देवी जो होती है वो दुर्गा या माँ पार्वती का रूप होती है। जी श्रीमान। ओके। नवरात्रों में हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। जी करते हैं। बिल्कुल श्रीमान। दुर्गा माता के या नवरात्रों में बताए जाने वाले कोई से 2 मंत्र आप बता सकते हो मेरे को? जी बिल्कुल बताइए। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलम्बु संडिम शिरा शंखं संदतिं करे स्त्रीणां सर्वांगभूषावृतां नीलास्यं दुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामात्सोऽस्वपितो हरो कमलजो हन्तुं वदं कैटवम् ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारीरिपदर्पणासनकरी
चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घुरघुरमुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु मां मातरः। ओके, अभी आप बताइए कि ये धर्म गुरु जो आप बनना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है धर्म गुरु बनने की, इसका ख्याल कब आया आपको? श्रीमान, इसका ख्याल मुझे आया जब मैं 12वीं कक्षा पास कर चुका था और शास्त्री में मैं प्रवेश ले चुका था। तो मतलब काफी साल हो गए इसको करते? जी सर, इस तरह से। अच्छा, तो 12वीं कक्षा से तो फिर कैसे तैयारी शुरू की? श्रीमान, मैंने जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो हमारे गुरुजी थे जो, उनके मार्गदर्शन में जब मैं सेना में जाना चाहता था, तो श्रीमान सेना में मैं जा नहीं पाया। तो जीडी की भर्ती होती है, सिपाही की भर्ती, उसमें जा नहीं पाया। तो गुरुजी ने मार्गदर्शन किया कि आप अपना शास्त्री और आचार्य कीजिए और उसके पश्चात आप धर्मगुरु पर जा सकते हैं। अच्छा, तो उसके पश्चात श्रीमान मैंने अपनी तैयारी प्रारंभ करी गुरुजी के साथ। तो कितनी बार आपने इसका इम्तिहान दिया है अब तक? श्रीमान, मेरी ये 6वीं बार में आपके सामने। ये आप 6वीं बार आप इसे कर रहे हैं? जी। अच्छा, क्या कमियां रह गई थी पिछली बार? श्रीमान, सर्वप्रथम मैंने 2019 में पहली भर्ती दी थी, उसमें मैं फिजिकल पास हुआ था, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी। मेरा तब आचार्य कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट। आखिरी इंटरव्यू कब दिया था? इंटरव्यू में श्रीमान मैं पहली बार आपके सामने साक्षात है। तो आज तक आप इंटरव्यू की स्टेज तक नहीं पहुंच पाए हैं, पहली बार ही स्टेज ही। तो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं आप? श्रीमान, मैं जीवन यापन के लिए अपनी व्यवस्थित दिनचर्या के साथ साथ अपने पुरोहित का काम करता हूँ। पुरोहित का काम करते हैं आप इस तरह? तो मतलब कर्मकांड के बारे में आपकी थोड़ा बहुत नॉलेज है? जी श्रीमान। जी। अच्छा, हमारे देश के अंदर बहुत सारे राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। जी। आप मुझे भारत के कोई 5 केंद्र शासित प्रदेश बताइए। जी श्रीमान, जम्मू कश्मीर है श्रीमान, लद्दाख है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अच्छा, हमारे देश के कोने कोने में अलग अलग धर्म हैं। जी श्रीमान। हम कहते हैं हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। कौन कौन से धर्म के बारे में आप जानते हो जो कि इस भारत भूमि में हैं और सौहार्द से रहते हैं? श्रीमान, हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है। श्रीमान, इस प्रकार से आपने मुझे बताया कि हिंदू धर्म है जी, इस्लाम धर्म है जी, सिख धर्म है जी और क्रिश्चियन धर्म है जी। इसके अलावा भी कोई और है? श्रीमान, इसके अलावा भी अनेक धर्म है, लेकिन मुझे आगे श्रीमान इतनी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म के कोई 4 ग्रंथ या इंपॉर्टेंट किताबें जो आप समझते हैं उसके बारे में मुझे बताइए। श्रीमान, एक रामायण है, एक श्रीमद् भगवत गीता है, एक महाभारत है और एक दुर्गा सप्तशती। एक दुर्गा सप्तशती? जी श्रीमान। दुर्गा सप्तशती जो है वो कहाँ से आई है? ये मार्कंडेय पुराण से आई है श्रीमान। मार्कंडेय पुराण से आई है जी। आपने बताया कि राम के बारे में रामायण में पढ़ा है कभी रामचरितमानस को? जी श्रीमान, थोड़ा बहुत जितना अध्ययन कर पाए श्रीमान किया है रामचरितमानस का। जी श्रीमान। कोई चौपाई याद है? जी श्रीमान। बता सकते हैं चौपाई को? बिल्कुल श्रीमान, बताइए। श्रीमान, जब राम जी सबरी के आश्रम में गए थे, तो सबरी बहुत बड़ी भक्त थी राम जी की, और सबरी ने बड़े विनय से राम जी से भक्ति के प्रकार पूछे कि मैं किस प्रकार से आपकी भक्ति करूं। तो राम जी ने उनको अपनी भक्ति का विधान बताया, जिसमें कि नवदा भक्ति बताई। तो एक चौपाई के माध्यम से बताई, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपदे पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम ज्ञान गुण, करई कपट तसी गान। ओके, अब ठीक है, मैं समझ गया कि आपको ये आता है। आप ये बताइए कि हमारे कर्मकांड में संस्कार होते हैं। जी श्रीमान। 16 संस्कार बताए गए हैं जी। उसमें एक संस्कार जनेऊ संस्कार होता है जी। क्या होता है, क्यों कराया जाता है और क्या विधि है? जी श्रीमान, जो जनेऊ संस्कार होता है वो गुरुकुल में वेदाध्ययन से पहले कराया जाता है।
वेदों के अध्ययन से पहले। श्रीमान, इसका सर्वप्रथम अगर हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो ये एक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए यज्ञों को भी धारण कराया जाता है कि आपको अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था में रह करके वेदों का अध्ययन करना है। ठीक है। और वहीं श्रीमान, अगर इसको मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताऊं तो श्रीमान, जनेऊ जो होता है वो हमारे बाएं कंधे से लेकर के दाहिने हाथ के नीचे आता है। ठीक है। इसमें इसके बीच में श्रीमान हमारा हृदय और अनेक पाचन तंत्र की क्रियाएं आती हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से श्रीमान जो ये धागा होता है ये त्रिसूता धागा होता है और इससे पाचन क्रिया में भी श्रीमान अच्छी प्रकार से पाचन क्रिया हमारी व्यवस्थित रहती है। कभी कराया है किसी का जनेऊ संस्कार? श्रीमान, अभी जनेऊ संस्कार कराने का अभी मौका नहीं मिला इस तरह से। अच्छा, बताइए कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि संदीप उनियाल की क्या कमियां हैं जो संदीप उनियाल अपने अंदर ढूंढते हैं जी या जानते हैं जी, क्या बताएंगे? श्रीमान, मेरी कमी है कि मैं जब कोई कार्य करता हूँ तो उस कार्य में मैं थोड़ा सा इस प्रकार से अपने कार्य को करता हूँ कि मैं अपने परिवार या अपने दोस्तों को समय नहीं दे पाता। समय नहीं दे पाते? जी श्रीमान। अच्छा, तो समय क्यों नहीं दे पाते हो आप? श्रीमान, मैं अपने कार्य में थोड़ा सा मैं अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से और मुझे समय के अनुसार उस कार्य को करना पसंद है। हाँ। तो इसलिए अगर मेरे को कोई कार्य दिया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं अपने जो मेरे को कार्य दिया गया है मैं उसको पूर्ण करूं। तो कल एक जवान आपके पास आता है आपके यूनिट के अंदर जी, और वो ये कहता है कि मेरे परिवार वालों से मेरी बहुत शिकायत है कि मैं उनको बहुत कम समय दे पाता हूं, जिसके कारण परिवार की बहुत सारी परेशानियों में मैं मदद नहीं कर पाया हूं। क्या सलाह देंगे आप उसको? श्रीमान, सबसे पहले तो मैं उनसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि वो किस कारण से अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। अगर उनका कोई ऐसा कारण हो जो उनके हित में, उनके परिवार के हित में या सामाजिक या देश के हित में हो तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप अपने कार्य के साथ साथ अपनी ऐसी भी थोड़ा सा अपनी आदत बनाइए कि अपने परिवार को समय देने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपके परिवार में और आपके कार्य में दोनों में सामंजस्य। तो ये संदीप अपने ऊपर क्यों लागू नहीं करता है? श्रीमान, मैं इसका पूरा प्रयास कर रहा हूँ श्रीमान। प्रयास कर रहे हैं? जी श्रीमान। तो इसके कारण तुम्हारे माता पिता जो तुम कहते हो मैं बहुत नजदीक हूँ और बहुत प्यार करता हूँ अपने भतीजे से जी, तो वो भी नाराज होते होंगे? नहीं श्रीमान, थोड़ी देर के लिए नाराज होते हैं हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो उसमें आ जाते हैं श्रीमान, अपनी अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है श्रीमान कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कार्य में कोई इस प्रकार का गलत कार्य नहीं। आखिरी बार कब हुआ था ये जब आपको अपने घर वालों को मनाना पड़ा जी कि मैंने समय जो नहीं दिया है जी वो इस कारण से? कुछ दिन पहले ही ये हुआ है जब घर वालों को गांव जाना था और मुझे अपनी साक्षात्कार की तैयारी करनी थी। तो घर वालों ने कहा कि आपको चलना है, क्योंकि मैं अपने परिवार में गाड़ी चलाना आता है मुझे, इसलिए घर वालों ने कहा कि आपको चलना है। श्रीमान, मैंने उनको मना किया कि मैं अगर जाऊं तो मेरी तैयारी में कुछ इस प्रकार से मुझे तैयारी करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। तो फिर घर वालों ने अपना कुछ अरेंजमेंट किया ड्राइवर वगैरह का, और फिर श्रीमान वो गए। तो जब आए तो उसके बाद मैंने उनको समझाया और श्रीमान वो समझ गए थे आसानी से। सेना में जी जो जेसीओ होते हैं जी, उनके क्या क्या रैंक होते हैं और कैसे पहचानेंगे उनको आप? जी श्रीमान, जेसीओ की रैंक जो होती है, सबसे पहले नायब सुबेदार होते हैं जिनका 1 स्टार लगा होता है, फिर नायब सुबेदार होते हैं और फिर सुबेदार मेजर होते हैं श्रीमान। कैसे पहचानेंगे आप उनको? श्रीमान, जिनका 1 स्टार लगा होता है हाँ, वो नायब सुबेदार होते हैं हाँ, और श्रीमान जो 2 स्टार होते हैं वो सुबेदार होते हैं और श्रीमान सुबेदार मेजर की श्रीमान मुझे अभी जानकारी नहीं है श्रीमान। पर 2 स्टार तो लेफ्टिनेंट भी लगाते हैं, तो अगर एक लेफ्टिनेंट खड़ा होगा और एक सुबेदार खड़ा होगा जी, तो आप किसको बोलेंगे लेफ्टिनेंट कौन है और सुबेदार कौन है? श्रीमान, संभवतः जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सुबेदार के जो बाजू में होती है सफेद पट्टी श्रीमान कुछ इस प्रकार से लगी हुई होती है। पट्टी लगी हुई होती है? जी श्रीमान। अच्छा ठीक है। आप कितना काबिल समझते हैं अपने आप को कि आपको ये रैंक और ये ओहदा मिलना चाहिए? श्रीमान, मैं अपने आप को अपनी दृष्टि से पूर्ण काबिल समझता हूँ कि मैं इस रैंक के लिए काबिल हूँ, क्योंकि श्रीमान जो भारतीय सेना द्वारा इसके लिए निर्धारित योग्यता, शैक्षिक योग्यता है वो मेरे पास है। और दूसरी श्रीमान, जो एक धर्म शिक्षक के अंदर गुण होना चाहिए, एक अनुशासन जो सैनिक का प्रथम गुण है, और एक धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान के साथ एक सामाजिक ज्ञान के साथ सामंजस्य बैठाना, वो श्रीमान मेरे अंदर पूर्णतया है श्रीमान। धर्म गुरु जो आर्मी में होते हैं उसके 2 मेन इंपॉर्टेंट गुण बताइए। जी श्रीमान, सर्वप्रथम गुण श्रीमान उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए श्रीमान।
ठीक है। दूसरा श्रीमान, उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हाँ, वो सामाजिक ज्ञान के साथ श्रीमान सामंजस्य बैठाने वाला ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए। जी श्रीमान। ये दोनों आपके अंदर हैं? बिल्कुल श्रीमान। हैं? बिल्कुल श्रीमान। संदीप, आपसे मिल करके और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी श्रीमान। हम आशा करते हैं कि आप इस पद को ग्रहण करें, इस पद के लिए सेलेक्ट हों, और जो आपकी इच्छा है धर्मगुरु बनने की, उसमें आप सफल हों। जी। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान।